गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में मैं साइंस सैम्पल पेपर का एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। ठीक है, और ये 20 मार्क्स के लिए है, जिसमें आज मैं 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि रीशा वेंट टू हर ग्रैंडफादर विलेज वेयर शी सॉ फूड कुकिंग ऑन अ वुडन चूल्हा एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो चूल्हा पे फूड कुक हो रहा है। ठीक है, so she noticed that the base of the cooking pot had a sooty deposit, the reason for utensils getting black at the bottom। तो जब ऐसे चूल्हा पे जब कुक हो रहा था फूड, तो यूटेंसिल्स के पीछे देखा उसने कि ब्लैक ब्लैक कलर का सूट है। ठीक है, सूट मतलब कारिक है ब्लैक कलर का। तो क्या रीज़न हो सकता है? द रीज़न फॉर यूटेंसिल्स गेटिंग ब्लैक एट द बॉटम इज़, क्यों ऐसा हो सकता है? तो देखो, जब भी सूटी फ्लेम आता है ना, तो उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होता है और वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है। कम्प्लीटली बर्न होता ना तो उसका फ्लेम ब्लू होता और उसमें कोई भी सूटी फ्लेम नहीं होता। जैसे आप एलपीजी गैस को देखते होंगे, जब वो जलता है ना तो कोई भी सूटी फ्लेम नहीं होता है और वो ब्लू कलर से जलता है, मतलब हीट बहुत प्रोड्यूस होता है। लेकिन कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन जो येलो फ्लेम से जले, उसमें सूटी फ्लेम हो और वो कम्प्लीटली बर्न भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपको कुछ रेसिड्यूज मिलेगा, जैसे कि ऐश मिलेगा, जिसको राख बोलते हैं हिंदी में। तो वो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, वही सूटी डिपॉजिट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एज सूटी डिपॉजिट्स बर्न रिप्रेजेंट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। A student put some pieces of lead metal in the green colored solution of copper chloride and observed the reaction that took place as shown in the figure. The color of the solution changes। ठीक है, तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज होगा किस कलर में? तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये रिएक्शन हमें जानना चाहिए कि जब कॉपर क्लोराइड, जो कि ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन है, ग्रीनिश ब्लू कलर का, ठीक है, तो अगर आप उसमें लेड डालोगे ना, तो सिंस लेड इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, सो लेड विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, टू फॉर्म लेड क्लोराइड एंड कॉपर। तो जो कॉपर क्लोराइड का जो ग्रीनिश ब्लू कलर का जो कलर था ना, वो क्या हो जाएगा कि वो कलरलेस हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड क्लोराइड एंड कॉपर विल फॉर्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। ठीक है, तो PbCl2 जो है ना वो फॉर्म होगा, क्योंकि Pb विल कंबाइन विद CuCl2 टू फॉर्म PbCl2 एंड कॉपर। ठीक है, एंड दिस सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। ठीक है, PbCl2 विल बी कलरलेस लिक्विड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि अशीमा वेंट टू कनाडा with her father in winters, where they found that in car radiator a mixture of compounds shown in the image below is used instead of water only। ठीक है, she was curious to know the reason for this। तो उसको लग रहा था कि क्यों कार के रेडिएटर में वाटर के बदले वाटर और इथेनॉल को मिक्स करके डाला जा रहा है। सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न फॉर दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि द रीज़न for using a mixture of ethanol and water in car radiator is ethanol is added to water to lower the freezing point। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट को कम करना है। क्योंकि आप देखोगे कनाडा जैसे कंट्री में, जहाँ विंटर में काफ़ी ठंड होती है और ठंड के कारण वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा वाटर, तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम लोग उसमें इथेनॉल डालते हैं, ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, ताकि वो फ्रीज ना हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। राजू यूज्ड टू बिलीव दैट when we eat food it goes to the stomach and there the digestion starts। तो राजू एक लड़का है, उसको यही लगता था कि जब हम फूड खाते हैं ना तो स्टोमक में फूड जाता है और डाइजेशन ऑफ फूड विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टोमक। ओके, सो बट हिज टीचर टोल्ड हिम दैट द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ। लेकिन टीचर ने कहा कि डाइजेशन ऑफ फूड जो है ना वो माउथ में ही स्टार्ट होता है। ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि फूड का स्टार्ट, ये क्वेश्चन पूछता है कि द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, फ्रॉम स्टोमक, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे करके देगा ऑप्शन। तो यू शुड राइट द डाइजेशन ऑफ फूड विल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। ठीक है,
अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन द माउथ। तो माउथ में कौन सा एंजाइम जो है ना वो प्रेजेंट होता है और वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, मतलब कौन से न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करता है। तो इसके लिए आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको जानना अच्छे से ज़रूरी चाहिए, क्योंकि आपके माउथ में जो है ना स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। स्लाइवा जो है ना वो स्लाइवरी ग्लैंड, 3 स्लाइवरी ग्लैंड है हमारे माउथ में, ठीक है, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल एंड सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर एंड सब पैरोटिड, ठीक है। तो 3 ग्लैंड जो है ना वो स्लाइवा रिलीज करते हैं, ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज जिसको बोलते हैं और टाइलिन, ठीक है। इसमें जो एंजाइम होता है उसको स्लाइवरी अमाइलेज और टाइलिन बोलते हैं। और ये स्लाइवरी अमाइलेज और टाइलिन जो हमारे फूड में स्टार्च होता है ना, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत टाइप्स का होता है, ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स स्टार्च है। और स्टार्च जो है ना वो टूटेगा माउथ में और बनेगा माल्टोज, ठीक है। सो स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है माउथ में विद स्लाइवरी अमाइलेज और टाइलिन टू चेंज इनटू द माल्टोज। और माल्टोज जो है ना वो फर्दर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली जो माल्टोज है ना वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो बॉडी है ना वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना कि राजू यूज, हाँ, तो हमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन द माउथ। तो माउथ में कौन सा एंजाइम और कौन से न्यूट्रिएंट का सबस्ट्रेट कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो देखो, स्लाइवरी अमाइलेज विल डाइजेस्ट प्रोटीन, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि स्लाइवरी अमाइलेज विल नॉट एक्ट ऑन प्रोटीन, रादर इट विल एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लाइपेज जो है ना वो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, तो बी ऑप्शन विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। लाइपेज विल नॉट एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, इट विल एक्ट ऑन द लिपिड, ठीक है। सी ऑप्शन है स्लाइवरी अमाइलेज और कार्बोहाइड्रेट, ये बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। स्लाइवरी अमाइलेज जो है ना कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है। 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है पॉलीसैकेराइड्स, फिर होता है डाइसैकेराइड्स, सैकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स, सैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो हमें बनाना है मोनोसैकेराइड्स में, क्योंकि हमारे बॉडी है ना मोनोसैकेराइड्स को एब्जॉर्ब करेगा। ये हमारा हो जाएगा स्टार्च, स्टार्च टूटेगा माल्टोज में, माउथ में, दैट इज डाइसैकेराइड में, ठीक है, और डाइसैकेराइड में टूटेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये माल्टोज टूट जाएगा किसमें, ग्लूकोज में, जो कि मोनोसैकेराइड है। हाँ, और हमारा बॉडी है ना मोनोसैकेराइड को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल, सी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, रिया मार्क द स्ट्रक्चर P इन द फिगर ऑफ स्टोमेटा एज सोन इन द फिगर। तो देखो, ये एक स्टोमेटा का फिगर है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको ऐसा बीन सेपेट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गार्ड सेल है, इसके ऊपर है ना सेल्स प्रेजेंट है, और गार्ड सेल के बीच जो अंदर में जो पोर है ना, इसको P पॉइंट से डिनोट किया है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है। गार्ड सेल में आपको ऐसा कुछ न्यूक्लियस जैसा दिख रहा होगा, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि P जो प्रेजेंट है ना उसका क्या है कि स्ट्रक्चर P इन द गिवन एज शोन इन द फिगर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैनॉट अकर इन P। P में कौन सा आकर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैनॉट अकर इफ P इज ब्लॉक्ड। हाँ, अगर P को ब्लॉक कर दें, मतलब P अगर बंद हो जाए, स्टोमेटल पोर है ये, ओपन और क्लोज होता रहता है, अगर ये स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाए तो कौन सा एक्शन, कौन सा प्रोसेस नहीं होगा। तो देखो, ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों इसमें होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है ना कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पोर। अगर गार्ड सेल में वाटर एक्सट्रेस भर गया है ना तो वो लॉस हो जाता है यूजिंग स्टोमेटल पोर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा, अंदर जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर, CO2 अंदर जाएगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में O2 अंदर जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोसेस नहीं होगा। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस नहीं होगा अगर P क्लोज होगा। तो देखो, ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि द फॉलोइंग
द फॉलोइंग पिक्चर शोज अ मेडिकल कंडीशन नोन एज कैटरैक्ट। देखो यहाँ पे कैटरैक्ट हो गया है, ये बेसिकली ओल्ड एज पीपल में होता है। तो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि इस फिगर में कैटरैक्ट हुआ है, तो आप पूछ रहा है कि व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ द कैटरैक्ट, कैटरैक्ट का पॉसिबल क्या कॉज क्या है। तो आप इस पिक्चर से देख सकते हो कि आपको ये जो आई लेंस है ना वो ओपेक दिख रहा होगा, वो है ना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा होगा, वो ओपेक दिख रहा होगा। और ये आई लेंस ओपेक हो जाता है जिसके कारण लाइट एंटर नहीं करता है आइज में, और इमेज जो है ना वो ठीक से दिखता नहीं है, हमें क्लियर नहीं दिखता है, ब्लर इमेज दिखता है। तो क्या कॉज हो सकता है, तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ये सब तो हमारा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का केस है। ठीक है, अगर कर्वेचर बढ़ जाएगा तो ये मायोपिया का केस है। इलोंगेटेड आईबॉल, अगर इलोंगेटेड आईबॉल है तो ये हाइपरमेट्रोपिया का केस है। वीकेंड सिलियरी मसल, तो ये भी हाइपरमेट्रोपिया है। लेकिन अगर ओपेक आई लेंस है ना तो दिस विल बी द कॉज ऑफ कैटरैक्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं ना डॉक्टर, ये ऑपरेट करके ये जो आई लेंस है ना जो ओपेक है इसको ऑपरेट कर रिमूव करते हैं, और दूसरा आर्टिफिशियल आई लेंस लगाते हैं जो कि क्लियर विजन दे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट आई लेंस लगाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि सोनल्स मदर वेंट टू ज्वेलर विथ 20 ग्राम बार ऑफ 24 कैरेट गोल्ड एंड आस्क हिम टू मेक ज्वेलरी आउट ऑफ इट फॉर सोनल्स मैरिज, but the jeweler refused and said that pure gold cannot be used to make jewelry. He said that 18 carat or 22 carat gold is used for making jewelry. Why can't 24 carat be used for making jewelry? ठीक है, तो सोनल की मम्मा है वो गई हैं ज्वेलर के पास और उन्होंने 20 ग्राम का गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड का बार लेकर गई है, मतलब 100% प्योर गोल्ड, मतलब ऐसा गोल्ड का बार जिसमें कि गोल्ड 100% है, प्योर गोल्ड है। ठीक है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि आप इसका ज्वेलरी बना दीजिए। तो जो ज्वेलर है ना उन्होंने कहा कि 100% गोल्ड का हम ज्वेलरी, गोल्ड बार का हम ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं, हमें उसमें कुछ ना कुछ दूसरे मेटल को मिक्स करना होगा, क्योंकि गोल्ड 100% प्योर गोल्ड इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि उससे ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता है और वो काफ़ी वीक होता है। इसलिए आप 18 कैरेट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं 75% गोल्ड और 25% कुछ इम्प्योरिटीज, या फिर 22 कैरेट जिसमें कि 91.6% गोल्ड और रिमेनिंग जो है ना वो अदर मेटल का यूज़ करेंगे, तब ये ज्वेलरी बनेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जनरली जो 75% वाले ज्वेलरी होते हैं ना गोल्ड के, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इन कंपेयर टू 91.6% गोल्ड वाले ज्वेलरी से। ठीक है, क्योंकि उसमें दूसरे मेटल को मिलाते हैं तो इम्प्योरिटी के कारण वो स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज गोल्ड इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट। तो इसका आंसर ए सही होगा, गोल्ड इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। रीमाज मदर बॉट सम पिकल्स फ्रॉम द मार्केट एंड आस्क रीमा टू स्टोर इट इन द किचन। रीमा स्टोर द पिकल इन द कॉपर कंटेनर। ठीक है, तो रीमा की मम्मी कुछ पिकल्स लेकर आती हैं मार्केट से और बोलती हैं कि उसको स्टोर करने के लिए किचन में। तो रीमा जो है ना उसको कॉपर कंटेनर में स्टोर कर देती है। अब आपसे पूछ रहा है कि पिकल्स आर यूजुअली डिस्ट्रॉयड बाय फंगल इफेक्ट्स, हाउ कैन दिस बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो पिकल्स जो है ना वो फंगल इफेक्ट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यूजुअली, तो कैसे इसको रोका जा सके। ठीक है, तो देखो पिकल्स फंगस इन्फेक्शन आप देखते होंगे कि अगर मम्मी पिकल्स बना रही है, मैंगो पिकल्स, तो समर सीजन में बनाती हैं। ठीक है, और समर के एंड होते होते रेनी सीजन आ जाता है। तो सपोज किसी के यहाँ नया पिकल्स बना है और मम्मी उसको धूप में डाली और थोड़ा उसी बीच बारिश हो गया, तो जब वो बारिश होने से पहले जब वो पिकल्स का डब्बा लेने गई तब तक पानी के 1-2 बूंद उसमें पड़ गए। ठीक है, अब 2-4 दिन के बाद आप देखोगे कि वो जो पिकल है ना उसमें कुछ वाइट कलर का कुछ वाइट कलर के आपको दिखने लगेंगे स्ट्रक्चर। तो वो जो वाइट कलर है ना उसमें फंगस आ गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया है और वो पिकल अब ख़राब हो जाएगा। धीरे धीरे वो फंगल इन्फेक्शन पूरे पिकल्स में फैल जाएगा और आपका पिकल ख़राब हो जाएगा। तो क्यों फंगल इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बाय स्टोरिंग देम इन ग्लास कंटेनर एंड प्लेसिंग देम इन सनलाइट। ठीक है, ग्लास जो कंटेनर है ना वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको वापस जाने नहीं देता है, वो स्टोर करके वो कंटेनर में ही आकर रह जाता है। ठीक है, जो ग्लास का यही है फंक्शन कि वो एंटर तो कर जाएगा ग्लास
अंदर में, ठीक है, किसी भी बॉटल के या फिर कार के अंदर भी। अगर आप कार के अंदर शीशा बंद कर दोगे और धूप में बैठोगे ना तो पूरे सनलाइट अंदर चले जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं आता है फिर वो शीशा से। तो वही यही यहाँ पे भी वही है कि बाई स्टोरिंग देम इन ग्लास कंटेनर एंड प्लेसिंग देम इन सनलाइट, तो स्टोर कर दोगे ग्लास कंटेनर में और सनलाइट में डाल दोगे ना तो जितने भी फंगस इन्फेक्शन है ना वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो हीट के कारण फंगल इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन को मैं एक बार देख लेती हूँ। बाय कीपिंग देम इन एयर टाइट कंटेनर्स, देखो अगर फंगल इन्फेक्शन है उसमें और आप एयर टाइट कंटेनर में बंद भी कर दिए हो बट स्टिल फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा। बाय स्टोरिंग देम इन आयरन जार्स, आयरन जार में अगर आप पिकल को डाल दोगे ना तो वो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा और वो हाइड्रोजन गैस इज पॉइजनस टू द पिकल। ठीक है, वो पिकल्स को पॉइजनस हो जाएगा वो पिकल। ठीक है, बाय कीपिंग देम इन मॉइस्ट एंड कोल्ड कंडीशन, अगर आप मॉइस्ट कंडीशन में उसको डाल दोगे कोल्ड कंडीशन में तो फंगल इन्फेक्शन तो वैसे ही बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एक्स वाई जेड इन द फिगर। तो देखो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ये न्यूरॉन एक सेल है नर्वस सिस्टम का, ठीक है, और ये सेल का एक स्ट्रक्चर दिया है। इन्होंने पूछा है कि एक्स वाई जेड को आप लेबल कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो आपको ऐसा ऐसा ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज डेंड्राइट। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट से ही इंटर होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन एंटर करेगा न्यूरॉन में। ठीक है, और आपको जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है लाइक अ हेक्सागन, ठीक है, जो भी ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बीच में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो टेल दिख रहा है ना, टेल में आपको ये जो दिख रहा है ना ऐसे ऐसा ऐसा, इसको बोलते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन के एंड पे इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो इन्होंने एक्स वाई जेड को ही बेसिकली पूछा है, तो एक्स हमारा एक्सॉन हो जाएगा, वाई हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा और जेड हमारा हो जाएगा डेंड्राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स हमारा एक्सॉन यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ठीक से ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्वान सेल्स, न्यूक्लियस एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ह्यूमन मेल्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स इन देयर सेल्स एंड फीमेल्स आल्सो हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, बट व्हेन दीज कंबाइन और आफ्टर फ्यूजन व्हाई डोंट एन ऑफस्प्रिंग हैव 46 क्रोमोजोम। तो देखो मेल्स में भी 23 पेयर्स है क्रोमोजोम के। ठीक है, ह्यूमन मेल्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इन द सेल्स एंड फीमेल्स के भी पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं हर एक सेल में। ठीक है, मैं नॉर्मल किसी भी सेल्स की बात करूँ, हाथ पैर किसी भी सेल्स की, सब में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है ठीक है, तो लेकिन जो सेक्स सेल होता है ना, जैसे स्पर्म और ओवा, उसमें क्रोमोजोम्स की जो संख्या है ना वो 23 पेयर्स नहीं बल्कि 23 क्रोमोजोम्स इन मेल सेक्स सेल्स दैट इज स्पर्म एंड 23 क्रोमोजोम्स इन फीमेल सेक्स सेल दैट इज ओवम में होता है। तो ये क्यों होता है? अगर मान लो 23 पेयर अगर स्पर्म में भी होता, 23 पेयर अगर ओवम में भी होता, तो दोनों मिल के 46 + 46 कितने बन जाते? ठीक है, 92 क्रोमोजोम्स बन जाते हैं हमारे शरीर में। लेकिन हमको तो 46 क्रोमोजोम ही चाहिए, तो 46 तभी मिलेगा जब स्पर्म में 23 और ओवम में 23 होगा। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्यों हमारे ऑफस्प्रिंग में 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम नहीं होते हैं? तो देखो क्या होता है ना, मियोसिस होता है। ठीक है, जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब भी स्पर्म और ओवम बनता है ना, तो मियोसिस के दौरान बनता है। मियोसिस में क्या होता है ना, क्रोमोजोम की जो नंबर है वो हाफ बन जाती है, हाफ हो जाती है। मतलब स्पर्म जब बनता है ना तो उसमें मियोसिस के प्रोसेस के कारण स्पर्म और मियोसिस के प्रोसेस के कारण ओवम होता है, जिसके कारण जो क्रोमोजोम्स का नंबर है ना वो हाफ हो जाता है। मतलब हर एक स्पर्म में 23 क्रोमोजोम्स जाएंगे, हर एक ओवा में 23 क्रोमोजोम्स जाएंगे। ठीक है, और वो 23 स्पर्म का और वो 23 ओवम का दोनों मिलकर फिर से 46 बन जाएगा। सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। माइटोसिस अकर्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन विच हाफ्स द क्रोमोजोम। यहाँ माइटोसिस लिखा है, दिस इज रॉन्ग। आप माइटोसिस नॉर्मल सेल्स में होता है, जैसे हमारे हाथ पैर के सेल्स में, और मियोसिस जो है ना वो हमारे क्या होते हैं ना कि
मियोसिस हमारे गैमीट फॉर्मेशन में होता है, ठीक है, स्पर्म और ओवा में होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक लाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 लाऊंगी। आप हमारे MCQ सीरीज़ से जुड़े रहिए। आपके एग्ज़ाम तक मैं बहुत MCQ बहुत सारे करा दूँगी, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल सके MCQs में, ठीक है। थैंक यू सो मच।